नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक खास एंगल से कि आखिर क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश इस लड़ाई में सीधे कूदने से बच रहे हैं। हाँ, तो हमने एक लेख देखा, ईरान इजराइल संघर्ष, मुस्लिम देशों की तटस्थता। उसी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश आखिर क्यों दूरी बनाए हुए हैं। क्या है वो राजनीतिक, रणनीतिक या फिर आर्थिक कारण? ये मामला मतलब जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें कई परतें हैं। देखिए, पहली और शायद सबसे अहम वजह है इन देशों के बीच की अपनी जियोपॉलिटिकल और धार्मिक दरारें। अच्छा, आप मतलब सुन्नी शिया वाले विभाजन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान जो एक शिया मेजॉरिटी वाला देश है, वो खुद को एक तरह के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लीडर मानता है। हाँ हाँ, जिसमें हिजबुल्ला, हूती ये सब आते हैं। बिल्कुल, ये समूह इजराइल और पश्चिमी असर के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन, ये ज्यादातर बड़े अरब देश सुन्नी हैं और वो ईरान को एक क्षेत्रीय कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं, एक खतरे के तौर पर। तो मतलब ईरान के लिए खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता, भले ही दुश्मन यानी इजराइल कॉमन हो। बहुत हद तक यही बात है। वो ईरान के इरादों पर कह सकते हैं भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ईरान इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जो उनके अपने हितों के खिलाफ जाएगा। ये तो हुई सियासी और मजहबी खींचतान, लेकिन पैसा, इकोनॉमिक्स, आजकल तो हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ही ज्यादा सोचता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये दूसरा बड़ा कारण है। देखिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे जो खाड़ी देश हैं, वो अब सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। हाँ, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके यहाँ। एग्जैक्टली, विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई नया युद्ध, वो उनके इन बड़े विजन प्लान्स को पटरी से उतार सकता है। और फिर उनके अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ गहरे व्यापारिक और सुरक्षा संबंध भी तो हैं। हाँ, वो तो हैं। तो वो जानते हैं कि अगर वो इस संघर्ष में कूदे तो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट रुकेगा, बल्कि शायद प्रतिबंध भी लग जाएं। तो उनके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ वो पहली प्राथमिकता है। ये टकराव उनके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो पॉइंट भी है कि कुछ देशों ने तो हाल ही में इजराइल से रिश्ते भी सामान्य कर लिए हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड्स वाले। बिल्कुल सही, ये तीसरा अहम पॉइंट है। अब्राहम अकॉर्ड्स, जिनके तहत यूएई, बहरेन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल किए। इसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। हाँ, सुनने में तो ये भी आया था कि गाजा युद्ध से पहले सऊदी अरब भी काफी करीब था नॉर्मलाइजेशन के। कि ये देश अब टकराव के बजाय डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अब ऐसे में ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जाना, वो इन समझौतों की स्पिरिट के एकदम उल्टा होगा। अच्छा, पर क्या सिर्फ डिप्लोमेसी और इकोनॉमी ही वजह है, या फिर सीधी मिलिट्री कार्रवाई का डर भी है? मतलब इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन हो जाए? निश्चित रूप से ये चौथा कारण है, जवाबी कार्रवाई का डर। और ये डर कि कहीं युद्ध और फैल न जाए। अगर ये देश खुलकर ईरान का साथ देते हैं तो उन्हें न सिर्फ इजराइल की तरफ से मिलिट्री एक्शन झेलना पड़ सकता है, बल्कि अमेरिका भी नाराज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का रिएक्शन भी हो सकता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर अरब देशों की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इजराइल या अमेरिका के मुकाबले मतलब सीमित है। वो जानते हैं कि सीधे लड़ाई में कूदना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कोई नहीं चाहेगा कि उनकी जमीन जंग का मैदान बने। यह एक और सवाल दिमाग में आता है। देखिए, लगभग सभी मुस्लिम देश, चाहे सुन्नी हो या शिया, फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो हमदर्दी रखते हैं। तो फिर ये हमदर्दी ईरान के लिए सपोर्ट में क्यों नहीं बदल जाती? ईरान तो खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती बताता है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बारीकी है और यही हमारा पांचवा पॉइंट है। देखिए, फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी रखना एक बात है और ईरान या उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हमास या हिजबुल्ला, उनका समर्थन करना बिल्कुल दूसरी बात। मतलब दोनों को अलग अलग करके देखते हैं ये देश? हाँ, कई अरब सरकारें इन प्रॉक्सी ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ को शक की नज़र से देखती हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से पूरे रीजन में अस्थिरता फैलती है और कई बार तो इनके एक्शन से सीधे इन अरब देशों के हितों को भी नुकसान पहुंचता है। अच्छा। तो इसलिए वो फिलिस्तीनियों के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट या मानवीय मदद की बात तो करते हैं,
लेकिन ईरान के नेतृत्व वाले किसी मिलिट्री एक्शन या उसके प्रॉक्सी एजेंडे का हिस्सा बनने से कतराते हैं। उनके लिए फिलिस्तीनी कॉज और ईरानी एजेंडा ये दो अलग-अलग चीजें हैं। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? साफ है कि मुस्लिम देशों की इस दूरी के पीछे कोई एक सीधी-सादी वजह नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हैं। वो सुन्नी शिया वाला एंगल, अपनी इकोनॉमी बचाने की फिक्र, इजराइल के साथ बदलते रिश्ते, लड़ाई का डर और हाँ, फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट के बावजूद ईरान और उसके प्रॉक्सीज को लेकर एक तरह का शक। बिल्कुल, अगर अब इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मिडिल ईस्ट की जो उलझी हुई पॉलिटिक्स है उसी को दिखाता है। यहाँ पर देशों के अपने हित, उनकी आर्थिक स्थिरता और उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस वो अक्सर धार्मिक या आइडियोलॉजिकल बातों पर भारी पड़ते हैं। हर देश पहले अपना नफा नुकसान देख रहा है। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। दुनिया बदल रही है, इस रीजन के समीकरण भी बदल रहे हैं। तो क्या इन देशों की ये जो न्यूट्रल रहने की पॉलिसी है, ये आगे भी कायम रह पाएगी? खासकर तब जब कोई नया बड़ा संकट आ जाए, जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा और बढ़ जाए। सोचिएगा जरूर इस पर।